PM 2.5 पहला बिंदु था उनका, PM 2.5 ये क्या होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने जो पिछले बार दिया था वो था घर से निकलने वाला वेस्ट, और उसका हम किस तरह से मैनेजमेंट करें, कितना हमारे घर से निकलता है, वो एक दूसरा बिंदु था। और तीसरा बिंदु था कि BOD। BOD हमारे देश की नदियों का, जहां हम रहते हैं वहां का BOD नदी का कितना है, ये उन्होंने कुछ निकालने के लिए गूगल से हमको ये 3 प्रश्न दिए थे। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हीं बिंदुओं पर आश्रित मतलब ध्यान रखते हुए उस पर चर्चा करें। तो आदरणीय मुन्नीलाल जी से निवेदन है कि एक एक व्यक्ति को हमारे सदन से बुलाया जाए और उनसे इन बिंदुओं पर चर्चा की जाए। जी हो। जी आप संचालन करें, आप आदरणीय मेहरा जी आप बुला लें। जी हो। तो फिर मैं पुनः जो है इन्हीं बिंदुओं पर, तो PM 2.5 इसके ऊपर मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो इस पर अपने विचार व्यक्त करें। जी हो। डॉक्टर राउत जी। जी दादू ओम जी जी। ये देखिए PM 2.5 जो है ये पॉल्यूशन लेवल को बताता है। तो इसमें जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम के जो पार्टिकल होते हैं वो कितने हैं आपके उसमें, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं इतने माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल, तो ये किसी भी तरह के जो आपके छन्नी होती है उस तरह के छन्नी में आपके रोके नहीं जा सकते, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये हमारे मतलब जो हमारे वाटर बॉडीज है, जितने भी हमारे पानी के स्रोत हैं, हवा है, इनमें इनका लेवल क्या है। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ तो ये हवा के उसमें पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल जो हमारा इमिशन होता है, धुआं निकलता है, जो दूसरी चीज़ें निकलती है उनमें निकलता है। दूसरा जलने से भी, मतलब जो हीटिंग होती है उससे भी निकलता है। जो राख, जो पावर प्लांट की राख निकलती है उससे भी ये निकलता है। और जो हम इनको जलाते हैं, जो क्या कहते हैं, शहरी वेस्ट जो होता है उसको जलाने से जो कचरा निकलता है उसको हम जलाते हैं, तो उससे भी ये जो इसके जो पार्टिकल्स है वो निकलते हैं। तो इस तरह के ये पार्टिकल हैं, और ये हमारे जो शरीर के लिए, हमारे जो मुख्यतः ये ब्रीदिंग से मतलब जो हमारे सांस लेने से संबंधित जो प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से संबंधित जो समस्याएं होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और फिर जब हमारी श्वास से होता है तो लॉन्ग टर्म में ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को भी करती है। और ये कुछ इतनी चीज़ें हैं जो मैं इसमें गूगल से मैं देख पा रहा हूँ। और ये एक मतलब हमको इन सब चीज़ों पे जो जो इनको ये 2.5 माइक्रोमीटर का जो वेस्ट निकलता है उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है, ताकि इनको हम कम से कम कर सके। जी ओम। जी दादू। जी ओम, बहुत 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 सुंदर आपने जानकारी दी। निश्चित रूप से इस संबंध में जो हम जिस तरह से पराली जलाते हैं, जिस तरह से ये जो धुआं के माध्यम से, धूल के माध्यम से, और जैसा कि आदरणीय हमारे पवन सर ने बताया था कि जो हम गाड़ियां चलाते हैं उनके जो घर्षण होता है उससे जो निकलते हैं ये सब पार्टिकल जो है उस लेवल में आते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को गड़बड़ करते हैं। अब मैं आदरणीय हमारे जो शरद भैया है, यदि वो उपस्थित हैं तो मैं उनको सादर बुलाता हूं कि वो BOD पर अपनी बात रखें। तो BOD क्या है? जी हो। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही।
और आज हमारे संतोष सर किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, और जो उन्होंने पॉइंट्स दिए थे उन पे चर्चा होनी थी आज। जो घर से वेस्ट निकलता है, खेत का वेस्ट निकलता है, और ये जो सारी जो वेस्ट है, वेस्ट से कितना वातावरण को नुकसान हो रहा है, प्रकृति को, ये सारी चर्चाएं आज होनी थी पर वो नहीं आए। और खेतों का जो वेस्ट है वो इस समय भारत सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। जैसे पैलेट्स बनाना बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया है गवर्नमेंट का, जिसमें कि जो भी सरसों की डंडियां होती हैं, या आपकी जितनी भी धान की परारी है, या जो गेहूं की परारी है, जो भी वेस्ट है आपका, उससे आप पैलेट्स बनाइए। और वो पैलेट्स जो है वो बड़े बड़े कारखानों में या बिजली घरों में एक ईंधन के रूप में यूज होती है। उनके लिए सरकार जो है वो 30% जो है उनका यूज के लिए दबाव डाल रही है कि अब आप लोग इसको यूज करेंगे, जिससे जो किसान आज जला दे रहे हैं वेस्ट को, और जो बहुत सारे किसान उनको जलाकर अपनी धरती माँ का जो नुकसान करते हैं वो रोक पाए, और बहुत सारे हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसमें बलि चढ़ जाते हैं, तो वो ना चढ़े। इसके लिए सरकार ने ये योजना बहुत बहुत अच्छी लाई है। इसमें सरकार जो है काफी अच्छा योगदान अपना देने को तैयार है। ऐसे ही जो घर का वेस्ट निकलता है उसको आप वर्मी के माध्यम से या डीकंपोजर के माध्यम से वो भी आप अपने वेस्ट से अपनी खाद बना सकते हैं और उसका अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। आजकल छोटी छोटी प्रोम बनाने की मशीनें भी आने लगी हैं, जो कि आप घर पे ही अपना प्रोम तैयार करके भेज सकते हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो जैसे जो कंडे हैं या जो खाद है, अरब कंट्रियां उनके वहां पे ज्यादा इंडिया की तरफ से खरीद रही हैं, जिससे कि काफी पैसा जो गाय पालक हैं उनको मिलेगा, और जो बेस से खाद बनाकर बर्मी के रूप में या डीकंपोजर के रूप में जो खाद बेचेंगे उसकी भी काफी डिमांड बढ़ने लगी है इस समय। घर के बेस से डीकंपोजर द्वारा आप बहुत अच्छे से, अगर एक डस्टबिन में एक जगह इकट्ठा करके आप या एक गड्ढा खोद के पन्नी में डालते हैं और डीकंपोजर का उपयोग करते हैं, तो बहुत जल्दी वो 15 दिन के अंदर ही आपको खाद में बदलती हुई नजर आएगी, और वो जो वेस्ट है आपका घर का वो बहुत अच्छा बदलेगा। लेकिन जो शादियों में प्लास्टिक निकल रहा है, जो प्लास्टिक जो घर में निकल रहे हैं वो काफी दुखदाई हैं, लेकिन उसका भी भारत सरकार ने बहुत अच्छा विकल्प निकाला है। आजकल उसके जो हैं उसको रिसाइकिल करके रोड में डम्बल के रूप में और बहुत सारी चीजों में उनका उपयोग होने लगा है। अभी ऐसी मशीनें लग गई हैं, जैसे भोपाल के पास हमारी एमपी गवर्नमेंट ने लगाई है, जो कि एक जैविक खाद भी बना रही है, और उसी से जो पन्नी वेस्ट जो छन के निकल रहा है उस पन्नी वेस्ट के द्वारा वो अपनी रोड में उपयोग होने वाले जो जैसे डम्बल टाइप की चीजें हैं वो चीजें उससे बन रही हैं और उनका उपयोग वो कर रहे हैं। ये काफी अच्छा हुआ। और जो बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे, तो 100 200 एकड़ के कचरे के ढेर थे, अब वो कम होना चालू हो गए हैं। इसी के माध्यम से इंदौर में काफी अच्छा प्रोजेक्ट चालू हुआ है। इंदौर में ये हालत हो गई है कि इतनी बड़ी मशीनें लग गई हैं वहां की, कचरा अगर आज शाम को पहुंचता है तो वो 2 दिन में ही प्रोसेस हो जाता है। इतना तगड़ा काम वहां पे चल रहा है। तो सरकार लगी हुई है, सभी लोग लगे हुए हैं, किसान लोगों को बस थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है, इन चीजों को पकड़ने की जरूरत है। कैसे खाद, अभी इस समय सबसे ज्यादा अगर बर्मी खाद देने में जबलपुर का नाम आया है। जबलपुर में तकरीबन जो डेयरियों की संख्या है वो काफी है, तो वहां पे जो वेस्ट गोबर और वो जो निकलता है, तो वहां पे बड़ा भारी व्यवसाय वर्मी का चल रहा है, जो 6 रुपए से लेके 7 रुपए किलो वर्मी की सेल कर रहे हैं।
और जो किसान 5 एकड़ में भी गर्मी है, उनके करीब 1 करोड़ से ज्यादा का उनका टर्नओवर चल रहा है, जो 5 एकड़ जमीन में मात्र कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों ने वहां पे देख के आए और काफी अच्छा वहां का वर्मी का काम चल रहा है। इस ओर भी राज्य सरकार ने काफी काम किए हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो बनाए हैं महिलाओं के, उनके माध्यम से उनको वर्मी की ट्रेनिंग दी है और पिट दिए हुए हैं, और वो महिलाएं भी सफलतापूर्वक बना रही। अभी होशंगाबाद में एक प्रोम का बहुत बड़ा कारखाना महिलाओं के ग्रुप ने डाला है, जो कि फॉरेन से मशीन आई है और बहुत अच्छा प्रोम बनने लगा है। वो प्रोम की सप्लाई बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, ऐसा अभी अंदेशा है, और जिले में काफी अच्छा प्रोम देंगे। ये सारी वेस्ट के ऊपर ही सारा काम काफी सारे हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे है जी। दादू और कुछ? जी ओम, बहुत बढ़िया। आपने जो हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट है उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी चर्चा की, और जो किसानी से निकलने वाला वेस्ट है उस पर चर्चा की। अब मैं आदरणीय दिनेश सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो बीओडी के ऊपर जो आपने पहले दिन ही वहां बताया था, तो बीओडी के ऊपर अपनी बात करें। और जैसे कि हमने नर्मदा नदी का बीओडी देखा, वो 2 से 3 प्रति लीटर आया है। तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करें जी। वो जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा सर ने और आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर ने बात रखी है, और ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी है। उसी तरह से बीओडीबी है। वास्तव में जब मैं अपना पीजी कंप्लीट कर रहा था, तो उस समय हालांकि मेरा विषय कम्युनिकेशन वाला था, तो मैंने ये देखा कि उत्तराखंड में प्रदूषण कितना है। अब कम्युनिकेशन का विषय था, लेकिन प्रदूषण मैंने जो अपना प्रोजेक्ट था वो चुना था। उस समय हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत जी, अब नहीं रहे। तो मेरे जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, उन्होंने तो पास कर दिया, लेकिन जब ये आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन का विद्यार्थी ये क्यों चुन रहा है इस तरह से। तो जब तब अध्ययन किया गया था, कोई 2007-8 में, तो मैं गंगा पर और जो अलग-अलग जगह की बीओडी के लिए मैं जा रहा था। तो लोगों ने कहा कि ये कम्युनिकेशन का है, फिर ये क्या करेगा, कहीं अखबार में निकालेगा और हमारी बदनामी होगी। यानी आज से कोई 15-20 साल, 15 साल पहले इस तरह का था माहौल कि हम अपनी बातें उजागर नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा है, क्या स्थिति हो रही है। खासकर गंगा जी, यमुना जी को लेकर के इस तरह की बातें थी। लेकिन प्रकाश पंत जी ने खूब साथ दिया और लेटर लिखा अलग-अलग वैज्ञानिकों को कि इसकी सहायता करें। तब असल में गूगल भी उतना परिपक्व नहीं था। लेकिन आज गूगल के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो जैसे पिछली बार डॉक्टर संतोष चौहान सर ने कहा था, जो कि बीओडी है, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, यानी रासायनिक ऑक्सीजन माँग है एक पानी की, और ये जितना कम होगा, उतना हमारा जल उतना ही अच्छा होगा। और उतना पीने लायक होगा, उतना नहाने लायक होगा, उतने खेतों में डालने लायक होगा। और जो इसमें यानी हमारी जो जल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो इतने सक्षम होते हैं कि उसमें जो प्रदूषण चले जाता है, जो घुलनशील, अघुलनशील चीज़ें चली जाती हैं, तो ये सूक्ष्म जीव उनको डिकम्पोज़ कर लेते हैं, और ऑक्सीजन का लेवल पानी में बना रहता है, और पानी जीवंत पानी, जिंदा पानी कह सकते हैं, वो हमें मिलता है। और यह पानी का जो प्रदूषण का जो स्तर, इसके माध्यम से एक संकेत बन जाता है कि भई बीओडी कितना है, गंगा का, जैसे आदरणीय आपने कहा, नर्मदा का, या फिर कहें तो यमुना का। अब ये जो आपने वैसे बता ही दिया है, लेकिन जो बहुत अच्छा पानी है, स्वच्छ पानी है, उसका बीओडी मिलीग्राम प्रति लीटर, उसको पीपीएम में भी मापा जाता है। तो अ, सबसे सुंदर पानी, सबसे अच्छा पानी बीओडी है, 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर।
अब हमने पिछली बार भी योगाहार में कुछ सदस्यों को सुना। उनमें एक बहन भी थी, वो कह रहा जो जीवा वाटर को लेकर के कह रही थी, और इस तरह के जो पानी का बीओडी लेवल बहुत अच्छा होता है। और ये पानी हमने पाया उत्तराखंड के इधर त्रिवेणी में या गौमुख में, या फिर जो हमारे मध्य प्रदेश के वो एरिया जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है, वहाँ बीओडी लेवल 1 से 2 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे भी न्यूनतम है। यानी पानी उतना ही अमृत है। इस तरह का पानी अगर हमें मिल जाए और शरीर में कुछ कष्ट हो, कुछ रोग हो, हमारे शरीर की जो सेल्स हैं, वो अगर नाज़ुक हो गई हों, उनमें कैंसर सेल हों, तो इस तरह के पानी से हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली बार मैं त्रियोगी नारायण गया था, जो मेरे गाँव से कुछ दूर पे ही है। तो मैंने पानी के बारे में लोगों से पूछा, क्योंकि लोग दिल्ली से, मुंबई से गैलन बड़े-बड़े गैलन वहाँ से पानी भर रहे थे। तो मैंने कहा कि कहाँ ये पानी जा रहा है? बोले कि ये पानी हम ले जाते हैं और इसको पीते हैं। तो मैंने कहा यहाँ से पानी क्यों आप इतनी दूर से ले जा रहे हैं? तो कई लोगों का कहना था कि कैंसर जैसी बीमारियाँ इस पानी से दूर हो गई हैं। यानी ये पानी अगर हमारे शरीर में जाए तो ये अमृत है। दूसरे तरह का पानी जो मध्यम रूप से कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि लगभग ठीक-ठाक पानी है, तो वो उसका जो बीओडी लेवल है 3 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, वो पिया जा सकता है। और यानी उतना अच्छा तो नहीं ले पी हम लगभग कई लोग उस पानी का को भी ग्रहण कर रहे होंगे निश्चित ही। लेकिन जो प्रदूषित पानी है, जिसका बीओडी लेवल 6 से लेकर के 9 मिलीग्राम प्रति लीटर है, वो प्रदूषण के क्षेत्र में होता है और इसको शुद्ध करके पिया जा सकता है। लेकिन ऐसा पानी भी है जो बहुत ही प्रदूषित हो गया है, और उसको शुद्ध करना भी एक महाभारत है। और इसका 6 से 9 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर की तरफ जाएँगे तो ये बहुत आगे तक बढ़ गया है, और ये कहीं-कहीं तो 100 मिलीग्राम प्रति लीटर की हेर-फेर में आ गया है। तो कुल मिलाकर ये बात हम रख सकते हैं आदरणीय कि जो साफ पानी के लिए बीओडी जो लेवल है 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए, और पीने के पानी जो खासकर अगर पीने के पानी की बात करें, जो साफ पानी की बात तो ये है कि 5 मिलीग्राम प्रति लीटर, और जो अगर हम पीने के पानी की बात करें तो 1 से 2 या 1 से 3 तक भी चलेगा तो अच्छा माना जाता है, अच्छा पानी है। अब जब नदियों को हम देखते हैं, जैसे हमने गंगा है, हमारी यमुना है, हमारे नर्मदा जी हैं, तो ये मापी गई हैं, आँकी गई हैं कि 1.6 से लेकर के 2.9 तक गंगा जी का कई स्थान पर पानी अभी भी है, और अधिकांश जगहों पर 2 से 3 के बीच हमें मिल रहा है। यमुना जी का भी असल में यमुना जी का पानी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है। खासकर जब शहरी क्षेत्रों में, जब उत्तराखंड से निकल कर के आगे बढ़ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाकों में चली जाती हैं, तो वो पानी अत्यधिक प्रदूषित है, और उसका 42 से लेकर के और 150 तक का अम, बीओडी लेवल हमें देखने को मिला है। और नर्मदा जी का पानी जो है वो हमें लगभग 2 से लेकर के और 3.8 तक एमजी पर लीटर के बीच, या 2 से लेकर 4 एमजी पर लीटर के बीच हमें मतलब हम ये पढ़ने को, सुनने को मिला है। और जो गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, जो जहाँ पे पानी कम, ये जो लेवल इसका कम है, संतुलित लेवल है, वो वहाँ का पानी अमृत तुल्य है। और इसको बनाए रखने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करने की आवश्यकता पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि जैसे आदरणीय शरद वर्मा सर, आदरणीय रोशनलाल सर ने भी आज की वार्ता में बताया कि जो सारा हम खेती की प्रैक्टिसेस हैं, जो दूसरे तरह की जो हमारी क्रियाएँ हैं, वो प्रदूषण को वायु प्रदूषण के माध्यम से, जल प्रदूषण के मिट्टी के प्रदूषण के माध्यम से वो जल में जाना होता है उसे, और इस तरह से हमारा जो पानी है, वो प्रदूषित हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो बीओडी है, ये जो हमारे अपने शरीर की जो आवश्यकता है ऑक्सीजन की, हम सुबह-सुबह प्राणायाम तो कर लेते हैं, कि प्राणायाम को प्राणायाम करें, लेकिन इन जल तंत्र को प्राणायाम कौन कराए? शायद ये हमारी ही व्यवस्था होनी चाहिए, और हमारे कई किसान बंधु, हमारे कई
साथी और हमारे कई अग्रज इस कार्य में लगे हुए हैं और आए हम भी इस कार्य में लगें ताकि गंगा जी को, यमुना जी को और ये जल जीवन को भी खूब खूब ऑक्सीजन मिले ताकि उसका बीओडी लेवल कायम रहे, संतुलित रहे। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम सर, बहुत सुंदर जानकारी आपने बीओडी के संबंध में दी। अब मैं सदन से निवेदन करता हूं कि कोई सज्जन यदि हैंड रेस करेंगे और इस विषय पर अपना वक्तव्य या अपना विचार व्यक्त करेंगे तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने हैंड रेस करें। अभी डॉक्टर राउत जी का हैंड रेस था, तो पहले मैं उनको बुलाता हूं कि वो जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं। जी ओम, सादर आमंत्रित हैं। जी, बहुत सुंदर दादू। आदर आदरणीय दिनेश जी ने बात कर दी है। मेरा सिर्फ ये था कि जो हमारे जितने भी हमारा वेस्ट निकलता है, ये जो हमारा होम वेस्ट जो सीवेज के रूप में निकलता है, सीवर में जाता है और वो फिर नदियों में जाता है। तो ये जो वेस्ट निकलता है इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थ बहुत होते हैं और इनको खाने के लिए जो सल्फेटिक बैक्टीरिया, फंजाई की ग्रोथ होती है। अब जब ये पानी में होते हैं, उनको तोड़ते हैं उस सीवेज वाटर को, तो इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो जीव हैं, इनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। और ये जितना ज़्यादा सीवर होगा उतना उनको जीवाणु को तोड़, मतलब संख्या उनकी ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा संख्या चाहिए ताकि वो उसको डिकम्पोज कर सके और इस लायक बना सके कि वो किसी को नुकसान ना करे। तो ये संख्या जब बढ़ती है तो निश्चित रूप से ये जो पानी है, जो हमारी जो शक्ति है, हमारी जल की शक्तियाँ हैं, हमारी पवित्र नदियाँ हैं, उनमें जाके मिलता है और वहाँ पे जाके ये की बायोलॉजिकल वाटर डिमांड बढ़ा देता है। वहाँ पर जाकर ये पोल्यूशन करता है और वहाँ पे फिर इनकी संख्या बढ़ती है जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। क्योंकि ये जब साफ होने के बाद अगर काम आता है तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर साफ नहीं हो रहा और वो सारे जीवाणु उसके अंदर हैं तो वो हमको, हमारे शरीर को, हमारे अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उनको फैलाते हैं, जिनमें हैजा भी एक है। तो कई तरह की कोलाइटिस, हैजा, ये कई तरह की बीमारियां जो आंत से रिलेटेड बीमारियां हैं, इन सबको फैलाने में मदद करता है। तो इन सब से बचने के लिए हमको जो भी पानी है हमारा, जो बाहर से शहरों से आ रहा है, उनको नदियों में मिलने से रोकने की आवश्यकता है। सरकार भी इस पर काम कर रही है, तो दूसरे जो संस्थान हैं उन पर भी इन पे काम करने की आवश्यकता है ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है वो दूर हो सके और जो सीवर का पानी है जो हमारी पवित्र नदियों में ना मिले, इस पे आवश्यकता है। जी ओम। जी ओम सर, बहुत धन्यवाद। आपने पुनः जो है इस वक्तव्य को आगे बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जो भी सज्जन जी ओम, मैं आदरणीय पवन सर को साधारण आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम आज सदन को किस तरफ ले जाएं। चूंकि आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित नहीं है, उनने जो 3 प्रश्न दिए थे उन 3 प्रश्नों पर हमारी अभी चर्चा हुई है, जिसमें पहला प्रश्न जो PM 2.5 था उस पर राउत जी ने जानकारी दी है और जो बेस्ट के ऊपर आदरणीय शरद वर्मा जी ने जानकारी दी और बीओडी पर जो है आदरणीय दिनेश सर जी ने चर्चा की है। तो ये चर्चा हमारे सदन में हो चुकी है। उन 3 प्रश्न मुख्य थे। अब आगे सदन को चलाने के लिए मैं आदरणीय पवन सर से
निवेदन करता हूं कि वे आए और आगे हमें मार्गदर्शित करें। जी हो। जी धन्यवाद मेहरा जी। मैं खुद ही आज बहुत लेट ज्वाइन किया और मैं कुछ भी नहीं सुन पाया सिवाय डॉक्टर रोशन लाल राउत ने अभी जो 5 मिनट पहले जो वक्तव्य बीओडी के ऊपर दिया था। लेकिन आगे की बात अगर करनी है तो कुछ चीजें जो है मन में आ रही हैं तुरंत। वो ये थी कि पिछले वर्ष 8 तारीख को डॉक्टर संतोष चौहान जी ने अपने इस सीरीज जो थी हमारी उस पर अपना शुरुआत की थी। तो अगले सप्ताह शायद उनको 1 साल पूरा हो जाएगा अपने जो भी उन्होंने अभी तक के हमें फार्म लैब के बारे में और अन्य विषय उससे संबंधित जो भी हमारे जीवन के से संबंधित विषय हैं, पानी के ऊपर, हवा के ऊपर उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, अपने डेटा दिया है, जानकारी दी है। हमसे कुछ अपेक्षा भी की गई थी, तो उसमें मुझे नहीं मालूम कि अपडेट क्या है, क्योंकि मैं पिछले सप्ताह भी मैं अटेंड नहीं कर पाया था। तो मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि हमारी ये जो जैविक कृषि पाठशाला प्रत्येक शनिवार को होती थी, उसका हमने एक बैनर भी बनाया था। तो अगले सप्ताह हम लोग क्या करेंगे, इस विषय पर हम जरूर चर्चा करें। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, 1 साल इस योगाहार के डॉक्टर संतोष चौहान के लगभग अनवरत प्रत्येक शनिवार को, और कभी-कभी अगर छूट गया है तो किसी दूसरे दिन, लेकिन लगभग ये पूरे 52 सप्ताह तक के ये कार्यक्रम जो है निरंतर चलते जा रहा है। तो अगले सप्ताह के ऊपर हम आज चर्चा कर लें, क्योंकि हमारे पास समय भी है और मैं सोच भी रहा था कि ये शुरुआत कब हुई थी। तो फिर ये मुझे पता लगा था कि 8 जून को पहली योगाहार कक्षा योगाहार पाठशाला की शुरुआत हुई थी। तो इस विषय पर चर्चा कर लें। साथ ही इसी क्रम में मैं यह भी सोच रहा था कि डॉक्टर राकेश आर्या की जो वो कक्षा है, उसकी जो है कब शुरुआत हुई थी, उसको भी लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। शायद अभी पूर्ण नहीं है, वो शायद हम अगस्त के महीने पर आए होंगे या जुलाई के महीने में आए होंगे। तो अगर किसी को उनके आगमन की डेट मतलब उन्होंने कब से अपनी कक्षा शुरुआत की है, क्योंकि वो भी लगभग 2 वर्ष से, मतलब सॉरी 1 वर्ष से उनकी भी कक्षा निरंतर प्रत्येक बृहस्पतिवार को चल रही है। तो उस विषय पर भी आज हमारे पास समय है, और अगर हम देख सकते हैं पुराना, आपने किसी को बुंदेला जी ने शायद उनका सबसे पहले स्वागत किया था और उनको बुलाया था मंच पर, तो उनसे भी पता लग सकता है कि उनकी कक्षा जो है कब से शुरुआत हुई थी। तो आने वाले समय पर उनकी भी उस अवसर को भी हम एक अवसर के रूप में देखते हुए उसमें भी कुछ कार्यक्रम को हम बना लें, तय कर लें। तो ये थी हमारी पिछले 1 साल में होने वाले जो कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ चिंतन और कुछ इसमें कुछ सुझाव जो है निकल कर के आ रहे हैं। इस क्रम में आने वाले समय पर जो अब हमारा 5वें साल में चूंकि हम प्रवेश कर गए हैं और हमारी कई सारी चर्चाएं इसमें निरंतर होते जा रही हैं, और आगे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इस सदन के माध्यम से हमारे जो साथी जुड़ते हैं, उनकी सीखने की क्या अपेक्षाएं हैं, इस विषय पर भी अगर हम विचार हमारे पास आते हैं, तो उसी अनुसार जो मुख्य वक्ता है उनको खोजा जा सकता है, उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया जा सकता है। और तो ये अभी कुछ प्रश्न, कुछ विचार जो है मन में है। मैं इन्हीं विचारों को रखते हुए अभी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो आज का हमारा जो है सेशन इसमें हो जाएगा, और इसके अलावा भी कोई और विचार आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी मेहरा जी, मैं अपना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो हमें
चीज़ें सुझाई है वो बहुत ही अच्छा है कि गुरु के प्रति हमारा कोई कर्तव्य होता है कि उन्होंने कोई ज्ञान हमको दिया है, तो उनके हम कृतज्ञ बने रहें, उन्हें याद करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक महानता ही है कि हम गुरु को इतना महत्व देते हैं। तो आदरणीय संतोष सर ने हमारे साथ जो 1 वर्ष की सेवा की है और जो हमें समझाया, तो सर्वप्रथम मैं सदन से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने सुझाव दें कि हमें क्या करना चाहिए। जियो, तो हैंड कृपया कर आप हैंड रेज करें सदन के से। जियो। सदन से। हाँ जी। आदरणीय भागवत जी का हैंड रेज है, भगवत सिंह जी का। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी बात कहें। जी हो। जय श्री राम सर, सभी को जय श्री राम सर। मेरा एक यही निवेदन था सभी से कि हमें जो मिलेट्स है उन पे जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम ऑर्गेनिक पे नहीं जाएंगे तो हमें हर घर में और कैंसर के पेशेंट मिलेंगे। क्योंकि उसका एक कारण है कि किसान भी आज खेती तो कर रहा है लेकिन वो सब्जियां उगा नहीं रहा है। आज आप देख रहे हो, बड़ी विडंबना है कि गांव गांव में भी सब्जियां बिकने जा रही शहरों से, नदी है नालों से और इधर से। तो मतलब बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान भी कहीं ना कहीं थोड़ा आलसी हो रहा है और वो किसान भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पे नहीं जा रहा है। कोशिश ये कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, तो फर्टिलाइजर की ओर ज्यादा जा रहा है। तो लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये चीजें हम भी खा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी इसके आने वाले समय में रोगी होंगे। तो सभी को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक है इसको हमें अपनाना ही पड़ेगा। और इसका मेन रीजन ये होगा आने वाले समय में कि हर घर में कैंसर का पेशेंट मिलेगा। क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो मिलेट्स होते हैं, जो बीज, जो अनाज होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो, और नदियों में बह के खेतों से पानी जाता है तो नदियां भी दूषित हो रही है, पानी भी दूषित हो रहा है। मतलब पूरा वायुमंडल, मतलब धरातल हमारा जो पूरा जहरीला हो रहा है। पॉलिसी तो खरी कर रही है लेकिन हम लोग भी उसको कहीं ना कहीं प्रकृति को कहीं ना कहीं हम उसको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको ऑर्गेनिक पे थोड़े थोड़े स्तर पे जाए, 1 बीघा से 2 बीघा से 4 बीघा से, इस टाइप से शुरुआत करें, लेकिन हमें जरूर पड़ेगी। जय श्री राम। तो भैया, आपने भविष्य के लिए जो सर ने जो सुझाया था कि हम भविष्य में क्या सीखना चाहेंगे, तो उसके संबंध में आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे जो सदन है, हमारा जो कार्यक्रम है, वो आहार, योग और आहार पर ही उसका नाम ही है और उस पर चर्चा निरंतर कर रहे हैं। और हमारे सदन में जो लोग उपस्थित है, निश्चित रूप से वो थोड़ा थोड़ा उस ओर बढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय दिनेश सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने हैंड रेज किया है, तो वो आए और अपनी बात कहें। जी हो। जी, आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये अच्छी बातें निकल के सामने आ रही हैं। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा है कि अ, हमारे आदरणीय डॉक्टर संतोष सर हैं, डॉक्टर आर्य जी हैं, उनको लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है अ, खेती की पाठशाला और साथ में हमारी विचारों की अंकुरों को बोते हुए। तो मेरे मन में एक विचार ये आया कि क्यों ना हम, जैसे जैविक पाठशाला है, तो जैविक पाठशाला अगले दिन या जो अगला सत्र हमारा पड़ता है या उससे अगला सत्र पड़ता है, तो क्योंकि जैविक पाठशाला को या जैविक लैब को कई किसान भाई हाथों हाथ ले रहे हैं। तो जैसे नर्मदापुरम से है या अन्य जगह से हैं, तो क्यों ना आने वाले सत्र में सभी जो जैव लैब स्थापित करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनको भी इस मंच पर बुलाया जाए संयुक्त रूप से। और उससे पहले थोड़ी तैयारी की जाए कि कितने लोगों ने ये लैब स्थापित की हैं, कितने लोग जो जैविक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैविक फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है, उनका पहले ही उनको रेखांकित करके, उनका चयनित करके
फिर उनसे भी उनके अनुभव सुने जाएँ और आदरणीय संतोष चौहान सर के अनुभव सुने जाएँ उस दिन। ऐसा मन में त्वरित विचार था जब आदरणीय पवन सर ने बात रखी। और दूसरा जो सत्र हमारा होता है गुरुवार को, तो आने वाले समय में जब 1 वर्ष पूर्ण होता है गुरुवार की कक्षा को, तो तब एक लगभग सभी के अनुभव हम लें कि हमने अपनी इतिहास को सुन कर के वर्तमान में क्या प्रयोग किए हैं, या क्या हमने समझा है, क्या ये कितना रिलेवेंट रहा है और हम वास्तव में इस क्षेत्र में क्या करने जा रहे हैं। तो संभवतः फिर अगले वर्ष में जब हम कदम रखेंगे, तो उसके लिए नए ढंग से, नए रंग से हम आगे बढ़ेंगे। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम सर, आपने पुनः जो है एक और नई बात बताई है। धन्यवाद सर। और मैं पुनः सदन से आग्रह कर रहा हूँ कि जिस तरह से आदरणीय भगवत सर ने, आदरणीय दिनेश सर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप लोग भी जो भी आपके मन में विचार है वो करें। आदरणीय शरद भैया जी हो। जी, बहुत विशिष्ट चर्चा है और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सबसे ज्यादा जो पानी के अंदर जो मेटल्स आ रहे हैं और पानी में जो परिवर्तन हो रहा है, वो बहुत आने वाले समय के लिए काफी चिंतनीय है। और पानी को एल्काइन की तरफ ले जाने वाले बहुत सारे ऐसे अपने यहाँ अतिथि आए हैं जिन्होंने पानी को टीडीएस कम करना और बहुत सारी जो भारी पदार्थ हैं उनको भी कैसे दूर किया जाए ये बताया था। और इसमें भी कोई नई जानकारी अगर आई हो तो जरूर सदन को मिलना चाहिए या ऐसे मुख्य अतिथि आना चाहिए, क्योंकि पानी का जो टीडीएस है वो निरंतर बढ़ रहा है और जो मेटल्स हैं पानी वाले जो भारी हैं वो अब धीरे धीरे सब्जियों के रस में भी वो मिलने लगे हैं। तो ऐसे मेटल्स और ऐसे कैसे इसको अपन एल्काइन की तरफ ले जाएं, क्योंकि पूना तरफ का पानी तो काफी ज्यादा टीडीएस वाला हो गया है। और इधर हमारे यहाँ भी जो पहले 250-300 रहता था, वो लगभग अभी देखने में आ रहा है कि वो लगभग 400 पहुंचने को आ गया। तो जब हमारे यहाँ तो अभी पानी भी बहुत नेचुरल नीचे जितना कहते हैं नीचे से जाएगा उतना टीडीएस पानी में बढ़ेगा, तो ये भी है। और जो प्राकृतिक झरने थे वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगे और जो नदियों में पानी की धार चलती थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी है। तो पानी एक जो उभर के आ रहा है बहुत बड़ी समस्या आगे चल के, और बहुत सारे रोग पानी के माध्यम से, क्योंकि पानी तो आदमी को लेना ही पड़ेगा और जब आदमी पानी पीता है तो सबसे ज्यादा ध्यान नहीं रखता कि प्लास्टिक वाली बोतलों में जो पानी पीता है वो भले ठंडी बोतलों में फ्रिज में रखा हुआ पी रहा है, पर फिर भी उसमें कुछ प्लास्टिक का जो कुछ कण है वो जा रहा है और वो किस तरीके से हार्ड में प्लास्टिक मिलके जो जाम होता है, जो आजकल बहुत ज्यादा जो अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, वो उन्होंने बताया कि वो काफी ज्यादा है। तो इस तरफ भी सदन में कोई ऐसे मुख्य अतिथि अवश्य बुलाने चाहिए कि जो पानी में मिल रहे प्लास्टिक के ऊपर चर्चा करे और बतावे। इससे शायद मुझे लगता है कि सदन को काफी फायदा होगा। जी हो। जी ओम भैया, निश्चित रूप से भविष्य में किस पर चिंतन हो, इस पर आपने पानी के संबंध में बोला। अब मैं आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का हैंड रेज है, तो उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रदीप राज जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सर भैया ने अभी पानी के बारे में जो बोला है कि उसका टीडीएस बढ़ते जा रहा है और उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, तो मेरे एक परिचित हैं, मित्र तो नहीं बोल सकते क्योंकि बुजुर्ग आदमी है वो, और इज्जत करते हैं, उनके गुरु जी जैसे हमारे। एक हिमाचल प्रदेश के राजेश वैद्य जी हैं, तो एक दिन हम उनको बुला सकते हैं और वो पानी में टीडीएस वो बहुत इस पे मतलब पानी पे और प्राकृतिक चिकित्सा पे बहुत अच्छा काम भी है उनका। राजेश कपूर,
तो हम एक आध दिन उनको आमंत्रित कर लेंगे और वो इस समस्या से तो निश्चित रूप में समाधान दिला देंगे, क्योंकि वो उनके पास अग्निहोत्र भाषण से ही कुछ ऐसे प्रयोग हैं उनके कि ट्यूबवेल वगैरह का रिचार्ज बढ़ जाता है और पानी उनका ठीक हो जाता है। तो मगर वो सिर्फ देवी कृपा जैसे है कि 15 दिन में एक दिन अमावस पूर्णिमा पे वहां जाके दिया रखना है, ट्यूबवेल के पास प्रार्थना करना है और खास तौर से अग्निहोत्र के ऊपर विशेष वो करते हैं। तो अपने एक दिन मेरे पास नंबर है उनका, मैं आपको दूंगा, एक दिन आमंत्रित करें आप। और पानी वाली में जो टीडीएस बढ़ रहा है तो उससे वो काफी मार्गदर्शन दे सकते हैं। ओम। जी ओम। सर बहुत अच्छा आपने जो जानकारी दी है वो भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है, और स्वयं आप प्रयास करें, उनसे बात करें, निश्चित रूप से हम उन्हें मुख्य अतिथि बनाएं तो हमें भी सीखने को मिलेगा। आदरणीय भगवत सर का पुनः हैंड रेज है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी ओम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मौका दिया, और मैं बधाई देता हूँ आप सभी को, क्योंकि एक वर्ष इसको निरंतर हो गया है चलते हुए। पर मुझे अभी मौका मिला और मैं कहीं ना कहीं अभी जुड़ा हूँ एक दो दिन से। तो मैं एक निवेदन चाहता था सर कि जो अपनी किसान हैं उनको, जैसे अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, बनेला है, ऐसे मतलब जो ऑर्गेनिक, जिनमें फर्टिलाइजर कम डले और जिनसे औषधि के रूप में जो फसल होती है, उनकी जड़ मूल कंद जो सब दिखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और मैं भी इच्छुक हूँ, मैं भी खेती बाड़ी वाले हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, और मैं अश्वगंधा की जो खेती है वो करना चाहता हूँ, सर्पगंधा की करना चाहता हूँ, ताकि उसमें फर्टिलाइजर भी यूज नहीं होता है और हमारी जो मिट्टी है वो भी दूषित प्रदूषित नहीं होगी और उससे आय भी बढ़ेगी। तो एक सेशन बिल्कुल, ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो भी होते हैं, तो एक सेशन मेरा निवेदन था कि इस पे आप एक दिन बिल्कुल, जब भी आपको समय मिले तो एक दिन निश्चित इस पे आप, मेरा आपसे पर्सनल निवेदन था, कभी हो सके तो। जय श्री राम। जी ओम भैया, एक तो आपको हम जानकारी दे दें कि जो हमारा योगाहार है इसके तो लगभग 5 वर्ष पूर्ण, 5वें वर्ष में ये जा रहा है, 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। परंतु जो हमने अभी चर्चा की है कि जो जैविक पाठशाला है, वो जैविक पाठशाला जो शुरू आदरणीय संतोष सर ने जो किया उसको 1 साल पूर्ण हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आपने भविष्य के लिए सुझाया है कि हमें औषधि उस पर जाना चाहिए, तो पहले भी हमारे इसमें औषधि पौधों पर चर्चा के लिए मुख्य अतिथि आए हैं, आपकी जानकारी में भी हो और हमारे सदन में भी जिन लोगों को जानकारी है, तो निश्चित रूप से हम जो है औषधि पौधों के ऊपर भी हमारे जो मुख्य अतिथियों को बुलाएंगे और उनसे इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से ऐसा प्रयास किया जाएगा। अब हैंडरेज यदि और किसी का है। जी अभी तो किसी का हैंड रेज है नहीं, तो सर मेरा जी पवन सर जी, जी ओम, जी ओम सर। जी 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 मेरा जी धन्यवाद। मैंने बात सुनी अभी डॉक्टर चौहान का के साथ मिलकर के जो चर्चा हम करेंगे 1 वर्ष पूर्ण होने पर, उस विषय पर मेरा सुझाव ये है कि मेहरा जी से भी और बाकी अन्य लोगों से भी, जो वसुंधरा ग्रुप जो बना था इसीलिए कि वो चर्चा करें फार्म लैब के ऊपर आधार पर, तो उसमें आप अलग से भी बातचीत करते हुए उन सब लोगों को जिन्होंने की फार्म लैब बनाने का प्रयास, जिन्होंने फार्म लैब बनाने में इच्छा जाहिर की थी, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था, जिन्होंने वाकई इसमें ट्राई भी किया और जिन्होंने सफलतापूर्वक इसको आगे ले जाने के लिए कार्य किया, विशेषकर ये नर्मदापुरम के परिप्रेक्ष्य में मैं बातचीत कर रहा हूँ। इसके अलावा आप सबको मालूम ही है कि महाराष्ट्र में तो करीब 100 फार्म लैब बनी गई हैं और उसका जितने भी उसमें से काम करने वाले जो किसान थे, उसको माननीय राज्यपाल महोदय ने भी महाराष्ट्र के सबको बुला करके और सबके साथ उन्होंने चर्चा की थी। ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम
महाराष्ट्र में इस प्रकार से भी हुआ था। और इसके अलावा आपके जो फार्म लैब जैसे आपने देखा था वहाँ भोपाल में जो बनी हुई थी उसमें आप सब लोग गए भी थे, शायद कुछ लोग गए थे, तो वहाँ पर भी है। और इसके अलावा भी सदन के अन्य जो भी लोग थे उन्होंने भी फार्म लैब बनाने का अपना प्रयास जारी किया है। मैंने भी अपने सेंटर में फार्म लैब को बनाया, हालांकि हम उसको कंटिन्यूअसली नहीं रन पर कर पाए, लेकिन हमने ट्रायल के रूप में तो निश्चित रूप से सफलतापूर्वक ट्राइकोडर्मा का निर्माण कर लिया, उसको उपयोग भी कर लिया, उसके अपने रिजल्ट्स भी आए और उत्पादन के दृष्टिकोण से तो कोई समस्या नहीं है। और मैं भी यहाँ पर अभी मेरे वहाँ स्टाफ में कुछ इशू हो रहा था तो हम उसको कंटिन्यूअसली नहीं कर पाए। और लेकिन हमारे साथ जब बीच में स्टूडेंट्स आए थे, इंटर्न्स आए थे, उनके साथ मिलकर के हमने करीब 1 डेढ़ 2 महीना तक के तो लगातार फार्म लैब से ट्राइकोडर्मा का बहुत सुंदर उसके स्ट्रेन्स वगैरह डेवलप हो गए थे। उसके जो मटेरियल था वो डेवलप हो गया। तो ऐसे कुछ अनुभव मेरे रहे और उसका फिर मैंने क्या किया था कि जो वो बनता था उसको मैंने ट्राइकोडर्मा का जो बच गया उसमें से उसका जो मटेरियल है उसको जीवामृत में भी डाल करके उसको उपयोग करने का प्रयास किया। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले सत्र में, आने वाले शनिवार में हम अपनी तैयारी करें, उसका एक सेशन प्लान बनाएँ, अपने अनुभव जो भी हमारे साथी हैं, वो अपना अनुभव संक्षेप में हर एक को 5 मिनट से ज़्यादा मत दीजिएगा। तो आप ऐसे 5, 7, 10, 12 लोग अपने अनुभव जो उन्होंने प्रैक्टिकली करके किए हैं और साथ ही कुछ लोग जो उनके जो सेशंस अभी तक के हमारे देखिए सारे सेशंस हमारे लगभग रिकॉर्डेड हैं और शायद उसकी प्लेलिस्ट भी कम से कम 15-20 की तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी को हम नहीं कर पाए इसमें, लेकिन वो यूट्यूब में सारे के सारे उनके सेशंस उपलब्ध हैं और उसको रिवाइज़ हम कर सकते हैं कि हमने शुरुआत में क्या हमें बताया गया था, क्या हम समझे थे क्योंकि ये जो चीज़ें हैं उसमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं कि मैं स्वयं सारी चीज़ों को आत्मसात नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं अपना मूल्यांकन करूँ, तो मैं सब चीज़ों को मैंने सुना है। जितना मैंने सुना है उसमें से ज़्यादातर चीज़ें को अगर मैं फिर से सुनता हूँ उसी रिकॉर्डिंग को, तो मुझे कुछ नया अनुभूति होगी। मेरा ये मानना है कि हमारे जो भी साथी फार्म लैब के प्रति जिनका रुचि बनी है और उसको वो काम करने के लिए सोचते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए उपयोगी रहेगा। हमारी पहला तो कार्य यही होना चाहिए कि हम वापस जाकर के यूट्यूब के मैं उसको खोल के उसमें प्लेलिस्ट को खोल के उसके जो शुरुआती सेशंस हैं, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग को सुनने का प्रयास करें। यही मुझे लगता है कि यही शुरुआत है क्योंकि एक बोलना अपनी जगह पर अपना अच्छा है, लेकिन उसको रिवाइज़ करना एक ज़रा-सी कठिन काम है। तो ये कठिन काम को अगर हमारे साथी और जिसने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, उनसे भी अनुरोध है कि इस योगाहार की जो यूट्यूब चैनल है, उसमें जाएँ और उसके प्लेलिस्ट में देखें। डॉक्टर संतोष चौहान के नाम से अलग से चैनल बना हुआ है, उस चैनल का मैं जाकर के उसको समझने का प्रयास करें कि कैसे हमारी शुरुआत हुई थी, हमने क्या किया था, क्या उसमें प्रश्न आए थे, डॉक्टर चौहान ने किस परिप्रेक्ष्य में कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु के प्रति यही हमारा एक एक सम्मान दिखाने का ये भी एक तरीका है कि हम उनकी बातों का अनुसरण करें, उसको समझने का प्रयास करें और अपने आप को भी इसी माध्यम से ये देखें कि हमने उसमें से क्या चीज़ अभी तक के नहीं समझ में आई थी, अब हम इसको समझने का प्रयास करें। तो ये तो एक हो गया, एक टास्क हो गया अगले 1 हफ्ते में हमारे साथी इसको अगर देखते हैं, समझते हैं, यूट्यूब चैनल को जब आप देखें, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें। और आपके परिचय में और भी लोग होंगे, तो उनको भी अगर आपने बताना है, तो उनको भी उसका लिंक ज़रूर शेयर कर लें। तो ये एक शुरुआत के रूप में हमारी तैयारी हो सकती है।
अब रही बात कि हम अगले शनिवार को उनके साथ हम क्या करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, तो ये भी आपका जो हमारा वसुंधरा ग्रुप है, शायद उस फोरम पर अगर उनकी अलग से भी कोई चर्चा हो सकती है, अलग से आप मीटिंग करके उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, तो उसमें भी आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर जो उनके केंद्र में जाकर के वहाँ पर जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो वहाँ पर डॉक्टर चौहान के अतिरिक्त जो लोग वहाँ पर परिश्रम कर रहे थे, उनको भी अगले सप्ताह में उनको बुला करके उनको उनके लिए भी 2 शब्द हम लोग अगर कहते हैं, तो ये भी एक हमारा एक अच्छा तैयारी हो सकती है कि उनको भी हम सम्मानित करें शब्दों के माध्यम से। अभी हम फिज़िकली नहीं हैं, तो हम कोई पुष्पगुच्छ नहीं दे सकते, हम माला नहीं दे सकते हैं, हम शॉल नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनके उनके लिए भी, क्योंकि आपने देखा कि केवल डॉक्टर चौहान अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरी टीम लगी है। उनके साथ उनके घर के महिलाएँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके भाई भी थे, बाकी उनके पिताजी भी थे, उनके चाचा-ताऊ भी थे। चाचा थे, पिताजी तो नहीं थे, ताऊ चाचा जी थे, जिन्होंने इतनी सुंदर हमें कविता भी सुनाई थी, आपको याद होगा, जो भी वहाँ पर गए थे। तो उनको भी हम बुला करके, मंच में बुला करके, उन सारी टीम को हम सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत जीवंत हो जाएगा और इसमें सबकी सहभागिता भी हो जाएगी। तो उनके टीम के सदस्य और इसके अलावा भी कुछ और जो लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी फार्म लैब्स बनाई है, तो उनको भी चिन्हित करते हुए कुछ को बुलाया जा सकता है और उनसे भी वार्तालाप की जा सकती है। ये मेरा एक सुझाव अगले सप्ताह के लिए है। साथ में जो बैनर हमने बनाया था, और देखिए बैनर जब बना था तो हमने बैनर में हमने नर्मदा मैया को साक्षी रखते हुए उस बैनर में स्पेस दिया हुआ है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कि हम ये हमारा जो कार्य है ये आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है और इस कार्य को हम सब लोग मिल कर के उसको सोच करके कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की थी, इसको हम रिवाइज़ करें, अपनी यादों में वापस जाएँ और उस भावना को देखें और उस चीज़ को देखते हुए अपनी तैयारी करें। ये मेरा अनुरोध है। जी, मेहरा जी, मैं अपनी बात को फिर से विराम देता हूँ। जी ओम सर, निश्चित रूप से आपने जो ये 4-5 बिंदुओं पर जो चर्चा की है, 5 बिंदु आपने दिए हैं, उन 5 बिंदुओं पर निश्चित रूप से हम जो है विचार करेंगे, सोचेंगे। और मैं अपने तरफ से ये कहता हूँ कि जो हमारा वसुंधरा ग्रुप है, उनसे पर्सनली सबसे चर्चा करूँगा, सबसे बात करूँगा और बात करके उन्हें पुनः जो है अगले शनिवार को वो सब यहाँ हो। और हमारे यहाँ पर जो लोग प्रशिक्षण में गए थे, उनके क्या अनुभव रहे हैं, ये भी हम सुनेंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ से स्वयं कुछ पैकेट खरीद के लाए थे दवाई के, कुछ लोग जो है कुछ लोगों ने ये बात की थी कि हम फार्म लैब बनाएंगे। तो उनमें से जैसे हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी ने फार्म लैब की स्थापना कर ली वहाँ से आने के बाद, वो उनके भी अपने अनुभव सुनेंगे हम। और नर्मदापुरम में जो पहले से फार्म लैब है, कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं, कुछ जो है अभी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए, परंतु निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो सबने नया किया है, सबने कुछ बना रहे हैं, कुछ जो है बने बनाए का उपयोग कर रहे हैं। तो इन सब पर भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से जो आपने आखिरी बात की कि जो बैनर है, और उस बैनर में यदि कुछ संशोधन करना है तो वो आप देख लें। क्योंकि अगले जो बैनर बनेगा, और वो बैनर जो है भविष्य को भी लेकर के उसमें कुछ चीज़ें आनी चाहिए कि हम क्या भविष्य देख रहे हैं, उसके संबंध में यदि उस बैनर में कुछ प्रदर्शित हो, तो ऐसा यदि आप सोच सकें, ऐसा मेरा विचार था। मैं भी यही कहने वाला था कि उस दिन का जो बैनर बने वो एक थोड़ा सा भविष्य के दृष्टिकोण से बने, ऐसा मेरा विचार है। और मैं आदरणीय अब प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, उनका हैंड रेज है और वो इस पर अपने वक्तव्य रखें। जी ओम। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मैं इस पे अपने वक्तव्य तो नहीं रख रहा हूँ,
ये तो काफी अच्छी चर्चा चल रही है, क्योंकि मेरा एक अब भी अनुभव में बगीचे मतलब खेत में घूम के आया, तो एक अनुभव मैंने जो किया था वो सबके लिए शायद निश्चित रूप में फायदेमंद होगा, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि वो बता दूं आप सब लोगों को, क्योंकि हो सकता है फिर बाद में मुझे याद ही नहीं रहे वो। मैं एक बार नागपुर गया था, तो मुझे ट्रेन में एक व्यक्ति मिले थे, तो वो मुंह के ऊपर जो कीटनाशक और मतलब जो कीट आते हैं उसके विषय में जब हमने बात की, तो उन्होंने एक बहुत सरल सा उपाय बताया था हमको, और हमने इस साल मूंग और उड़दा दोनों थोड़े से बोए हैं, उसमें वो उपाय किया है। मैंने देखा कि एक भी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया है, और एक भी कीट खेत में नहीं है, अभी एक भी नहीं है। तो मैं देख के आया हूँ उसमें, तो वो बहुत ही सरल उपाय है कि मूंग के साथ में ढैंचा की फसल 10%, 20%, 30 और 50%, 40 और 50% तक अलग अलग मैंने प्रयोग किए हैं। तो 10% ढैंचा और 90% मूंग मिला के बोई है, कुछ उड़दा भी था उसमें थोड़ा। कहीं भी कीटनाशक नहीं है, 50% ढैंचा 50% मूंग बोई है, वहां भी कोई कीट एक भी नहीं आए। तो हो सकता है कि ये अनुभव मुझे अचानक ध्यान आए बताऊं मैं, तो शायद किसानों के लिए कुछ आगे फायदेमंद हो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा यदि परेशान है मूंग में तो कीट कीट समस्या से है। मतलब जो इंसेक्टिसाइड आते हैं बाहर, मूंग के इल्लियां खा जाती हैं, वो कुछ भी नहीं हो रहा हो। बस यही अनुभव मैं अभी खेत से घूम के आऊं, खेत के अंदर चल के, ये तो बहुत मैंने कहा सुंदर बता सर, देना, थोड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर। आप निश्चित रूप से अनेक प्रयोग करते रहते हैं, आपके बगीचा में नित नए प्रयोग होते ही रहते हैं, और आप इस अपने प्रयोगों के माध्यम से जो परिणाम आते हैं उसको आप बताते रहते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आगे जो है, जो हम मिश्रित फसल की बात करते हैं, तो इस तरह के प्रयोग करके देखेंगे, और अभी उसको फील्ड पे ही खड़ा अपने। हूँ, आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ फोटोग्राफ। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी बात का तो सबको भरोसा है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। और आगे आप जो है अगले शनिवार में आप सुनेंगे भी कि हम सब लोगों ने जो प्रयास किया है उसके परिणाम भी बहुत सुंदर रहे हैं। क्योंकि मेरी जो चर्चा हुई है लोगों से, उसमें निश्चित रूप से जो परेशानी आ रही है उससे हम लोग बचे हुए हैं। जी ओ। तो अब मैं और किसी का हैंड रेज यहाँ देखता हूँ, है नहीं है, तो मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, और अगले सप्ताह में हम क्या कर सकते हैं उस पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय यादव जी। योगाहार में कौन है? रंजना जी है क्या, मुन्नीलाल जी हैं? और शायद शायद उनके तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं सर, यही कुछ चीजें जो हमने अभी डॉक्टर तय किशोर की सर हैं। को बुला लो थोड़ा सा। जी जी ओम। आदरणीय डॉक्टर किशोर सर को सादर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि फार्म लैब के तो प्रमुख जनक वो हैं ही, क्योंकि उनके ही माध्यम से हमने जो है इस ओर कदम बढ़ाए। तो आदरणीय डॉक्टर साहब सादर आमंत्रित हैं, आप आए जी। सर, मैं बात सुन रहा था, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव है। और वो जो पवन सर ने जो बोला है कि एक तो उन्होंने किया हुआ जो काम है उसको मल्टीप्लाई करके क्या क्या अनुभव आए, ये अनुभवों का लेखा जोखा यहाँ पे सादर होना बहुत अच्छा जरूरत है। और साथ ही साथ में उनके जो परिवारजन जो वहां पे थे उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना, ये भी बहुत एक अच्छी चीज है। आगे के भविष्य के लिए हम जो जब बात करेंगे तो निश्चित रूप से चौहान सर ने ये जो पौधा लगाया, बीज लगाया, और उसको देश में फैलाने की एक प्रयास किया है। आज करीबन 250 से ऊपर उनकी लैब बन गई है। तो और भी प्रांतों में योगाहार के माध्यम से, क्योंकि अपना मंच योगाहार का है, तो योगाहार के माध्यम से महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में तो काफी सारा काम हुआ है। बाकी सारा काम जो होने की जरूरत है, तो उसमें योगाहार किस तरह से मदद कर सकता है,
इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि हमारे बाकी प्रांतों के जो प्रतिनिधि है वो अगर उस तरह से कुछ सुझाव दे सकते हैं कि भाई हाँ हम अब बिहार में लेंगे या और कहीं पे जहाँ 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 संभावना है, शायद एक आध दूसरा राज्य क्यों न हो, तो निश्चित रूप से यह भी कृतज्ञता चौहान सर के प्रति हम योगाहार के माध्यम से कर सकेंगे कि हाँ भाई योगाहार के माध्यम से हमारा काम ये जो है फैलाव होने का हो रहा है। तो इसलिए बाकी राज्यों के जो कोऑर्डिनेटर्स है या जो भी अपने ग्रुप से जुड़े हुए चीज है लोग है, उनसे व्यक्तिशः कांटेक्ट करके, चाहे रमेश जी के माध्यम से हो या मुन्नीलाल जी के या शरद भाई ऐसे जो भी है, तो उनसे माध्यम करके कि कहाँ पे कम से कम एक आध जगह पे भी अगर हम ट्रेनिंग कर सके या वहां पे कुछ फार्मूला कर सके, तो यह भी एक कृतज्ञता व्यक्त करने का एक मौका होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो सब ठीक है, धन्यवाद। जी ओम सर, आपके विचारों को सुनकर के अच्छा लगा और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि हमारे योगाहार के माध्यम से अन्य प्रांत नर्मदापुरम के अलावा भी अन्य प्रांतों में जाए, तो ये पिछले दिनों जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें आदरणीय सीएम राज जो है वो आए, राय जी जो आए और उन्होंने उत्तराखंड मैंने उत्तर प्रदेश में और हमारे जो है झारखंड में भी ये लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और वो इस ओर कदम बढ़ा भी रहे हैं। निश्चित रूप से तो झारखंड और उत्तर प्रदेश, हरियाणा में आदरणीय यादव जी ने और दिल्ली में कमल जैन जी ने ये सब प्रयास किए हैं। तो हम उन सब से भी इस संबंध में अगले उस बार पूछेंगे कि उनकी लैब, शायद यादव जी की तो लैब बन चुकी हैं ऐसी मुझे जानकारी है और उनके नंबर भी मेरे पास है। तो मैं सबसे पुनः अगले रविवार तक, मतलब शनिवार तक, इस संबंध में जो है चर्चा करके उनकी क्या प्रगति हुई है इस सबको भी एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। जी ओम। हमारा समय पूर्ण होने पे है, तो यदि मुन्नीलाल जी पुनः यदि जुड़े हों तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें। आदरणीय मुन्नीलाल जी, योगाहार यहाँ पर दिख रहा है। जी 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 हो। सदन को प्रणाम। और जैसा कि आज चर्चा चल रही है फार्म लैब के ऊपर, निश्चित जो है हम सब जो विभिन्न राज्यों में ये फार्म लैब का विस्तार करने की बात कही है और आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी के पुरुषार्थ को नमन करते हैं कि उन्होंने 250 फार्म लैब तैयार कर दिए हैं। और जैसा अभी मेहरा जी ने बताया कि हरियाणा में यादव जी ने और अनिल राय जी ने उत्तर प्रदेश में और इधर जो है फार्म लैब तैयार किए हैं, मध्य प्रदेश में भी हो गए हैं। अन्य राज्यों में जैसा हमारा एक बहुमूल्य समय डॉक्टर संतोष चौहान जी देते हैं और एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस होती है कि एक जैसा कि डॉक्यूमेंटली काम किया जाए, उसकी प्रगति और उसकी उपलब्धि पर निश्चित काम करना चाहिए। और जो क्योंकि अभी प्रस्तावित है योगाहार की जो गतिविधियां हैं वो लगभग हमारे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी उसको और आदरणीय पवन कुमार जी के मार्गदर्शन में संग्रह कर रहे होंगे। लेकिन हमारा ऐसा निवेदन है कि इस ये कार्य जो है निश्चित देश भर में फैलाया जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद की जो फैक्ट्रियों पर छापा पड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम सबकी जागरूकता, जन जागरूकता का कार्य है। स्वयं मंत्री, राजस्थान के मंत्री माननीय करोड़ी मीना जी को हम युवाहार परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्वयं टैक्सी में बैठ करके, एक लोडर टैक्सी में बैठ करके उस फैक्ट्री में प्रवेश किया और देखा कि वहाँ कैसे नकली खाद बनता है। तो आज जो पूरे देश में खलबली मची हुई है और मैंने लगातार ट्वीट किया है, फेसबुक पे किया है और इसको शेयर भी कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जो भारत सरकार का और विभिन्न राज्य की सरकारों का जो खजाना है, ये सारे नकली खाद्य व्यापारी इसको हड़प रहे हैं और किसान की आय इसलिए नहीं बढ़ पा रही है कि उसकी आमदनी होती नहीं, उसको नकली खाद प्राप्त होता है और भारी दामों में खाद प्राप्त होता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि फार्म लैब का जो मामला है, जो फार्म लैब का जो विस्तार है,
हमारी प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ हमको आगे बढ़ने के लिए जो भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं उसमें योगहर कार्यक्रम का विशिष्ट योगदान है, और इसको और विस्तार कैसे किया जा सकता है, इस पर भी हमारी चर्चा होना चाहिए। यही हमारा सुझाव था जी। सदन को प्रणाम। ओम। बहुत जो है आपने एक बात कही है कि सरकार किस तरह से जो कर रही है, तो अब उसके ऊपर मैं आदरणीय अशोक पटेल जी का हैंड रेज है, अब मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। जी ओम। जी ओम, सादर को नमन। आज की योग कक्षा बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया, एक नंबर रही। ये फार्म लैब पे चर्चा है, जैसे आदरणीय मुन्नीलाल जी ने भी बताया कि नकली खाद और इसकी फैक्ट्रियां हैं, ये बड़े पैमाने पे, हकीकत में बड़े पैमाने पे चल रही है। वहाँ तो एक फैक्ट्री पकड़ाई, वहाँ बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, और ऐसी मध्य प्रदेश में बहुत फैक्ट्री है, मध्य प्रदेश में बहुत है, और जिनको सबको मालूम है। अभी वो छापा इसलिए पड़ा है कि उनको कमीशन देना बंद कर दिया। क्या चलेगी, मैं आपको बताता हूँ, ये डंके की चोट पे ये फैक्ट्रियां बंद नहीं होना है। ये फैक्ट्रियां, इनको पैसे मंत्री संतरी को सबको पैसे देके, और अभी महीने 2 महीने बाद वो वापस फैक्ट्री चालू हो जाएगी। ऐसी फैक्ट्रियां बहुत है जो नकली खाद बना रही। तो उसका हल के लिए जो फार्म लैब है और इस प्रकार की जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इस प्रकार का जो अपन जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अनुपम कार्य है। किसान को जागरूकता के लिए अपने खुद के लिए खाद और ये सब बनाकर ये खेती करना चाहिए। उसके लिए फार्म लैब है, और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गोआधारित खेती का जो ये माध्यम है योगाहार के तरफ से, ये बहुत ही अच्छा है, और सभी को इस पे आगे करना चाहिए। जी ओम, धन्यवाद। ओम सर, निश्चित रूप से जो चीज़ें जिस तरह से पहले भी चर्चा हुई है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका लाभ, अनुदान का लाभ मिल रहा है, जो हमारे जैविक छोटे किसान हैं उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। घोषणाएं बहुत होती है कि गाय के ऊपर इतना अनुदान दिया जाएगा, बरसों बीत जाते हैं, उस पर कोई अनुदान नहीं मिलता है। और अरे इसी अभी तरह तो किसानों की मूंग ही नहीं खरीद रहे हैं ना, मूंग में ही दिक्कत आ रही नहीं। हाँ, और वो तो वो खरीदनी बात तो अलग है। मतलब घोषणा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। जमीन में घोषणा बहुत हो रही है कि तो किसान ये लाभ का धंधा बन जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर खरीदी नहीं हो रही, उस पर हो हल्ला हो रहा है अपने मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ तो निश्चित रूप से ये मूंग वाला चल रहा है, और अब उसका क्या निर्णय होगा, रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुए हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, ये एक तरह से एक झटका भी है किसानों के लिए भी, और वो कीटनाशक वालों के लिए भी, कि भैया अब समझ जाओ, यदि आपने कीटनाशक से यदि पैदा की तो आपकी मूंग बिकना ही नहीं है। तो ये हम एक तरह से उसको एक झटका भी मान लें, अच्छा भी माने या बुरा माने, दोनों तरह की बातें हैं, पर निश्चित रूप से ये समझ विकसित करेगा कि भाई यदि हमको मूंग उपजाना है तो जैविक तरीके से उपजाएं, भले ही वो थोड़ा कम हो, पर हमारे जो अगले बार जो हम निर्णय सुनेंगे, आपके मुख से भी सुनेंगे कि आपने जो कुछ भी उसमें किया है उसका कितना फायदा हुआ है। भले तो इस तरह की जो चर्चा चल रही है, अगले हफ्ते हम तैयारी करें, सब लोग मिल कर के अपने अनुभव नोट कर लें, और उन अनुभवों को कि हमने जो भी फार्म लैब के माध्यम से सीखा है, समझा है, उसको जो सुना समझा है उसकी बात करेंगे निश्चित रूप से। तो ये बड़ा अच्छा होगा। जी ओम। और मैं पुनः आदरणीय यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज आभार व्यक्त करें। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। और जैसा आदरणीय अशोक जी और मेहरा जी के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है कि सरकार मूंग नहीं खरीद रही है, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि 6 बार क्लोजिन डाल करके जो मूंग हमारे किसान भाई उपजा रहे हैं, और इनके हम कहते हैं कि हमने भी मूंग बोई है, उसमें कोई क्लोजिन नहीं डाला है, और अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि मूंग कैसी हो रही है। लगातार किसान लगातार क्लोजिन डाल के पूरी जमीन को जो है जहरीला बना दिया है। इस प्रकार से जो मालवा क्षेत्र में जो मूंग हो रही है, वो आप अगर खा के दिखा दे तो हम जाने कोई नहीं खाता है, कोई नहीं खा रहा है, और वो हम देश को दे रहे हैं, या अपने ही भाइयों को, समाज को दे रहे हैं, परोस रहे हैं।
अगर कम होती है, कम उपज होती है तो हो, लेकिन इतना ज्यादा जो है जहर जो है जानबूझ के जहर किसान न डालें, ऐसा हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। और जो सरकार काम कर रही है, जो नकली खाद, और अगर हमारा किसान जो है खुद जागरूक हो जाएगा कि हमको ये रासायनिक खाद नहीं खरीदना है नकली, हमको तो खुद बनाना है, हमको जैविक खाद बनाना है, या हमारे गाय के गोबर से अपनी खेती करना है, या तो निश्चित जो है इन पर जो है शिकंजा कसेगा। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित हमारे किसान अब जागरूक होंगे, क्योंकि बाजार का जो नकली खाद है, सरकार जागरूक हो और हमारे किसान जागरूक होंगे, और निश्चित परिवर्तन आ रहा है, दिख भी रहा है। इसी आशा और विश्वास और उम्मीद के साथ पूरे युवहर परिवार को मैं नमन और वंदन करता हूं कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, ये चर्चा रिकॉर्ड हो रही है, और ये चर्चा जाती भी है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपकी गतिविधियां क्या चल रही हैं इस कार्यक्रम को, और आपका क्या सुझाव रहते हैं, क्या प्रस्ताव रहते हैं। और इस महत्वपूर्ण युवहर कार्यक्रम में जो शामिल हो रहे हैं उनके पुरुषार्थ को नमन, जो सुझाव दे रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे योग शिक्षक आदरणीय, जो विभिन्न प्रकार से हम सबको स्वस्थ रखने के लिए जो योग कराते हैं उनको, और जो हमारे मुख्य वक्ता और चीफ गेस्ट के रूप में जो महान भाव आते हैं, उन सबको नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के युवहर कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको धन्यवाद, सबका आभार, सबको बधाई। ओम जी ओम। बहुत सुंदर जी। हो